हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसवी टेक्नोबाइट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, जिसमें हमने सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था। फिर हमने एसआई सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसके बारे में डिस्कस किया था और हमने कुछ डेफिनेशंस थी जो एक्सप्लेन की थी, जैसे कि 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड एंड 1 एम्पियर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि एसआई सिस्टम में 7 जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो 4 हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अब 3 जो डेफिनेशंस हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ और भी आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास है 1 केल्विन। क्या जो है 1 केल्विन किसको बोलते हैं? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि 1 केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर का यूनिट होता है, तापमान का मात्रक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में हम सेल्सियस यूज करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 केल्विन कितना है? 1 केल्विन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूं, फिर आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, वाटर जो होता है ना, वो आपको पता है कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में जनरली हमें मिलता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, लेकिन वाटर जो है कम टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि आइस भी बनता है और आप देखते हो वेपर्स में भाप भी बनता है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पे वाटर एक साथ तीनों ही स्टेट में होता है, तीनों ही अवस्था में होता है। उस टाइम पे वो उस टेम्परेचर प्रेशर पे वो क्या होता है? सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। और वो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। ऐसा आपने पढ़ा है ना? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। एक्चुअली वो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, अब अगर हम 0.01 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो इसमें 0.01 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 273.16 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतने डिग्री सेल्सियस में फिर बता रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन हम ले लेते हैं, लेकिन 273.15 होता है। ठीक है, अब 0 डिग्री है ये, तो अगर 0.01 डिग्री ले तो 0.01 डिग्री इसमें ऐड और हो जाएगा, तो 273.16 हो जाएगा। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.1 केल्विन, ये जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में भी होता है, सॉलिड यानी कि बर्फ भी जमती है उसकी। ये लगभग 0 डिग्री सेल्सियस ही है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 पॉइंट। ठीक है, तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है। और आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बर्फ जमता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड भी होता है और वेपर्स की स्टेट में भाप भी वो होता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से मतलब है इट इज द टेम्परेचर प्रेशर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब अवस्था। वाटर जो है तीनों अवस्था में, तीनों स्टेट्स में रहता है, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी, तीनों स्टेट में ये रहता है। तो इसका मतलब ये 273.16
6 केल्विन क्या है, इज इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। इतना केल्विन क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर है। तो फिर मैं कहूँगी 1 केल्विन बताओ तो फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर आके तो डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे 1/273.16, 273 है ना, 0.16, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स। तो 1 बाई दिस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स यहां 1 केल्विन की डेफिनेशन आ गई कि 1 केल्विन इज इतना, ये जो है ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि 1 केल्विन जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, यानी कि जितने टेम्परेचर पे वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसका इतना फ्रैक्शन है, इतना भाग है। तो देखिए मैं फिर बता रहा हूं, इतना जो केल्विन होता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर, वो किसके बराबर होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के, यानी कि जिसमें वाटर ऑल द 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो इतने केल्विन जो है वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर होता है। तो 1 केल्विन क्या हो गया, ये इधर डिवाइड हो गया, इतना ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो 1 केल्विन क्या है, 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन, मतलब भाग, क्योंकि हमने भाग दे दिया ये, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसका इतना भाग है, इतना फ्रैक्शन है, क्या बोलते हैं उसको, केल्विन। समझ आ गया स्टूडेंट्स, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का इतना फ्रैक्शन, इतना भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, इतने तापमान को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को 1 केल्विन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आती है हमारी दूसरी डेफिनेशन, और वो है 1 कैंडेला। देखिए स्टूडेंट्स 1 कैंडेला क्या है स्टूडेंट्स, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आप कहोगे सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, तो आप यूं कह लीजिए कि चमक, जैसे कि कोई लाइट का सोर्स है, बल्ब है, एलईडी वगैरह है, उनसे जो लाइट निकल रही है, वो जो लाइट है उसकी चमक कितनी है, समझ रहे आप। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब उससे कितनी लाइट निकल रही है, कितनी उसकी चमक है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो भाई, जैसे कि हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे उसको तो हम न्यूटन में माप लेते हैं। मैं कितना बोल रहा हूं, कितनी मेरी साउंड की मतलब वॉल्यूम है, उसका भी जैसे यूनिट है, ऐसे ही हमारे पास जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी चमक है उसका भी यूनिट होता है कैंडेला, CD से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो कैंडेला है वो क्या है, 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक कैंडेला कितना होगा, कहता है कि 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि उतनी चमक है, कितनी, ऑफ ए सोर्स। सोर्स मतलब जैसे कि बल्ब है, ठीक है, जिससे कि लाइट निकल रही है, दैट्स एमिट्स, उस सोर्स की क्या है ये, उस सोर्स की, सोर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो स्रोत होता है, लाइट का सोर्स जिससे लाइट निकल रही है, ठीक है, जैसे कि बल्ब एक लाइट का सोर्स है। तो 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए सोर्स, ठीक है। 1 कैंडेला उस सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, दैट्स एमिट, जो कि एमिट कर रहा है, छोड़ रहा है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है सिंगल वेवलेंथ की, आप लोगों ने 10th तक पढ़ा होगा वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे व्हाइट लाइट है स्टूडेंट्स, इसमें 7 कलर्स हैं और हर कलर की वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। आपको आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में कि जो सफेद रंग होता है, व्हाइट लाइट होती है, वो 7 कलर से मिलकर बनी है, और क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मोनोक्रोमेटिक होता है सिंगल वेवलेंथ की लाइट, एक ही वेवलेंथ की। तो ये जो सोर्स है वो क्या एमिट कर रहा है, क्या छोड़ रहा है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मतलब वो रेडिएशन जो सिंगल वेवलेंथ की है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनती हैं स्टूडेंट्स। मतलब आपने अगर पढ़ा हो, आवर्ती बोलते हैं इसको, कि भाई जैसे 1 सेकंड में 1 वेव, 2 वेव, 3, 4,
5, 6, 7 ऐसे। मान लिया किसी सोर्स से ये वेव्स रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी वेव बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसकी इस जो ये रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 7। यहाँ 7 वेव्स बन रही है इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं इन 1 सेकेंड। तो जो सोर्स है वो इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वेव है उसको एमिट कर रहा है, छोड़ रहा है, एंड हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी। जो लगातार वो लाइट छोड़ रहा है वो इतने वाट पर स्टीरेडियन इन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में छोड़ रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक खास डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टीरेडियन ये हमारा एंगल का यूनिट होता है। जैसे कि आपने एंगल का यूनिट पढ़ा होगा डिग्री, ऐसे ही यहाँ रेडियन होता है और स्टीरेडियन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कैंडेला। अब हमारी 7th जो है डेफिनेशन है मोल। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, वैसे अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि एक मोल जो हमने पढ़ा है 1 मोल, हम इतने ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, मान लिया इतने एटम्स है तो हम बोलते हैं कि 1 मोल एटम है। इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो हम बोलते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखिए 1 दर्जन, 1 दर्जन, वो चाहे नोटबुक हो तो हम कहेंगे 1 दर्जन नोटबुक, वो चाहे बनानास हो तो हम कहेंगे 1 दर्जन बनानास। ठीक है, वो चाहे पेन हो तो 1 दर्जन पेन। ऐसे इतना ग्रुप ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। इतने पार्टिकल्स जो होंगे उसको हम 1 मोल बोलेंगे। इतने एटम्स होंगे तो 1 मोल एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स, इतने एटम्स जो हैं, कार्बन है ना हमारे पास, कार्बन वैसे आइसोटोप होता है, कार्बन के 12 भी होता है कार्बन, और कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जो कार्बन 12 है। कार्बन जो 12 है, अगर उसका हम 12 ग्राम ले, कार्बन 12 का कितना ग्राम ले? मतलब कहने का मतलब ये कि हमने कार्बन ले लिया। कौन सा कार्बन लिया है? ये जिसका मास नंबर 12 हो, ठीक है, एटॉमिक मास 12 हो, तो वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, वो कितना लिया हमने? 12 ग्राम। और उसमें अगर हम देखते हैं तो कितने एटम्स मिलेंगे? इतने। तो हम कह सकते हैं भाई 1 मोल कितने को बोलते हैं? कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं उनको 1 मोल कहा जाता है। समझ में आई बात? ये जो कार्बन 12 है उसका हमने कितने ग्राम लिया? 12 ग्राम लिया। ठीक है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, और इतने एटम्स को हमने क्या नाम दिया है? 1 मोल, है ना। तो हम कह देते हैं भाई कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो एटम्स हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको 1 मोल कहा गया है। समझ में आई बात? ठीक है, अब 12 ग्राम की बजाय क्योंकि हम एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं तो ग्राम में नहीं हम किलोग्राम में लिख देते हैं। यानी कि अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.012 किलोग्राम हो जाएगा। ग्राम था किलोग्राम। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपने कार्बन लिया, कितने ग्राम लिया? 12 ग्राम लिया, तो उस 12 ग्राम में कितने एटम्स मिलेंगे? इतने एटम्स मिलेंगे। और इतने कलेक्शन ऑफ इतने एटम्स को हमने क्या नाम दे रखा है? 1 मोल नाम दे रखा है। तो हम कहेंगे जितने पार्टिकल्स को 1 मोल कहेंगे, उतने पार्टिकल्स को 1 मोल कहेंगे जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम्स हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं उतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम जी 1 मोल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल, मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। तो 1 मोल, 1 मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी पदार्थ की उतनी मात्रा
जिसके अंदर इतने एटम्स हों, कितने एटम्स, जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उतने ही उस सब्सटेंस में हो, तो हम कहेंगे 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक मोल क्या है, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट है, मात्रा है, विच कंटेन्स, जिसके अंदर क्या है, विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसके पास या जिसके अंदर उतने ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, एज देयर आर एटम्स इन इतने किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 के अगर आपने 12 ग्राम लिए हैं, उसमें जितने एटम्स हैं, अगर किसी कोई सब्सटेंस हमने लिया है, ठीक है, अगर उसमें भी इतने ही एटम्स हैं, इतने ही पार्टिकल्स हैं, तो हम कहेंगे वो जो अमाउंट हमने ले रखी है किसी सब्सटेंस की, वो 1 मोल के बराबर होगी। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, कार्बन 12 हमने लिया, उसके कार्बन 12 की कितनी अमाउंट ली, 12 ग्राम ली, और उसमें कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है, 1 मोल। अब किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट लें कि उसके अंदर भी कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उतने ही पार्टिकल मिले, तो फिर हम कहेंगे जो आपने वो अमाउंट ली है किसी सब्सटेंस की, वो 1 मोल ली होगी, क्योंकि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल उस सब्सटेंस की अमाउंट है, विच कंटेन्स, जिसके अंदर भी उतने एलिमेंट्री पार्टिकल है जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये हमारी एसआई जो यूनिट्स हैं, ठीक है, 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इसके बाद हम आगे फिजिक्स में स्टूडेंट्स 10 की पावर्स यूज करते हैं, और उनका प्रैक्टिकली हम बहुत जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी हम यूज करते रहते हैं, तो थोड़ा हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कर रखा है एब्रीविएशन इन पावर्स ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर में है कि जैसे कि भाई मान लिया जाए हमने 0.3 मीटर लिख दिया, 0.3 मीटर, तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर -1 मीटर, 3 इंटू 10 पावर -1 मीटर, और 10 की पावर -1 इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डेसी। तो 3 ये क्या है, डेसी, तो डेसीमीटर। ये हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है, बताएंगे कि डेसी किसको बोलेंगे, फिर सेंटी किसको बोलेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने लिख रखा हो 0.03 मीटर, तो स्टूडेंट्स 1 और 2, तो 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर लिखेंगे हम इसको। 0.03 मीटर है, इसको हम क्या लिखेंगे, एक डेसिमल इधर गया, दूसरा गया तो 10 की पावर -2, उधर लेकर जाते हैं डेसिमल को तो माइनस में और इधर प्लस में, ठीक है, पावर होती है। तो स्टूडेंट्स 10 की पावर -2 क्या होगी, सेंटी, सेंटी, इसलिए इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही 10 की पावर्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, डेसी, मैं इसको मीटर में साथ साथ बता रहा हूं, ऐसे आप जरूरी नहीं कि लेंथ में ही ले, किलोग्राम में भी ले सकते हो, मास में, क्योंकि जैसे डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, ऐसे मीटर में डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे ही होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर 10 की पावर -1 है तो उसको हम बोलते हैं डेसी, और स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डेसीमीटर, ओके। और अगर 10 की पावर मान लिया ये है भाई 1/10, वो क्या है, 1/10 है ये, ठीक है, और पावर क्या जाती है 10 की पावर -1, ठीक है, ये है 1/10, यानी कि अगर मैंने 1/10 मीटर लिखा है, इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर का 10वां हिस्सा, ठीक है, 1 मीटर का 10वां हिस्सा क्या कहलाएगा, 10 की पावर -1,
ठीक है, 10 की पावर -1 मीटर, और 10 की पावर -1 मीटर को बोलेंगे हम 1 डेसीमीटर। अब अगर 1 मीटर का 100वां हिस्सा हो, आप सभी को पता है 1 मीटर का 100वां हिस्सा क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इसको हम 10 की पावर 2 है ना, तो इसको हम 10 की पावर 2 है ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर -2, ठीक है, 10 की पावर -2 मीटर। तो एक मीटर का 100वां हिस्सा क्या कहलाता है, सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर का अगर आप 1000वां हिस्सा लो, 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। अब 10 की पावर 3 मीटर ऊपर आता है तो माइनस में है पावर, तो 10 की पावर -3 मीटर, ये होता है स्ट्रेंथ मिली, इसलिए हम इसको लिखते हैं, अगर 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है तो हम लिखते हैं मिलीमीटर। मिली को छोटा m से डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। इसका मतलब 1 मीटर का 10वां हिस्सा है तो क्या होगा, 1 डेसीमीटर। 1 मीटर का 100वां हिस्सा है तो 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है तो मिलीमीटर। ऐसे ही 1 मीटर का 1 2 3 4 5 6, ये कितना हुआ, 10 लाखवां हिस्सा, ठीक है। 1 मीटर का ये 6 है तो हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 6 मीटर, या ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 की पावर -6 मीटर को लिखते हैं माइक्रो। माइक्रो, ये जो सिंबल है ना माइक्रो का है, और म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, म्यू, ठीक है। माइक्रो, इसकी जगह क्या आ गया, माइक्रो, और मीटर। 10 की पावर -6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइक्रो को। ऐसे ही 10 की पावर -9 है, मतलब 10 की पावर -9 यानी कि 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0, सॉरी, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, ये है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 मीटर का इतना हिस्सा, तो हम इसको लिखेंगे 1/10 की पावर 9, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -9 मीटर। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर ऐसे 10 की पावर -12 होगी, 10 की पावर -15 होगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो माइनस में है, फिर हम ऐसे ही प्लस में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 1 डेसी, जैसे कि डेसीमीटर तो कितना होगा, 10 की पावर -1 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 10 की पावर -2 मीटर। डेसी को डी से, जैसे कि डी से नोट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमें लिखना होता, जैसे कि 1/10 मीटर है, ये डेसी हो गया, तो हम लिखेंगे 1 डेसीमीटर। और 1/10 किलोग्राम है, या ग्राम है स्टूडेंट, सॉरी, 1/10 ग्राम है, तो हम इसको लिखेंगे डेसीग्राम, ठीक है। अब ऐसे ही 100वां हिस्सा हो तो यह क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। और यह ग्राम का 100वां हिस्सा हो तो हम क्या लिखेंगे, सेंटी, जैसे यहाँ सेंटीमीटर था तो सेंटीग्राम, ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स, ये आगे लग जाएंगे, ठीक है, ओके। अगर 10 की पावर -3 है तो हम लिखते हैं मिली, और स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर -6 है तो हम माइक्रो लिखते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर -9 है तो हम नैनो लिखते हैं, स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। 10 की पावर -12 है स्टूडेंट्स, तो पिको से डिनोट किया जाता है, पी से। और फेम्टो है 10 की पावर -15। हालांकि स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 10 की पावर -15 मीटर की अगर मैं बात करूंगा, मीटर डिस्टेंस में, स्टूडेंट्स इसको एक और नाम दिया गया है, फर्मी, फर्मी, ठीक है, फर्मी, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर क्या होगा, 1 फर्मी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स पावर जब माइनस में थी। अब ऐसे ही अगर पावर प्लस में हो तो फिर क्या होगा वो देखिए। 10 की पावर अगर 1 है, यानी कि मैं कहूं कि 10 मीटर, तो आप कहोगे 1 डेकामीटर,
ठीक है, डेकामीटर। और अगर 1 मीटर का 100 गुना हो यानी कि 10 की पावर 2 हो तो हेक्टामीटर। किलो आपने पढ़ा है 1000, 10 की पावर 3, 1000 यानी कि 10 की पावर 3। तो हम कहेंगे जैसे किलोग्राम, 1 ग्राम का इतने गुना, जैसे कि भाई 1000 ग्राम को हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 3 ग्राम, 1 2 3 लिखते हैं ना 10 की पावर 3 ग्राम। और 10 की पावर 3 ग्राम को हम लिखेंगे 1 किलोग्राम। ऐसे ही मेगा, ठीक है, 10 की पावर 6 हो, जैसे कि 6 जीरो है हमारे पास, कितने ग्राम है, तो हम इसको बोलेंगे 10 की पावर 6 ग्राम। और 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, 1 मेगाग्राम। मैं आपको बता दूं मिली में, मिली होता तो ये होता है मिलीग्राम, ये मेगा है। आप अब जो डाटा यूज करते हो वो MB, वो होता है 10 की पावर 6 मेगाबाइट, ठीक है। फिर आएगा जैसे गीगाबाइट, तो आप देख सकते हो जब आपका देखो आप लिख सकते हो 10 की पावर 9 है तो 1 मेगा से कितने गुना है, देखो आप 6 पावर 30 की, इसकी 9 है तो कितनी ज्यादा हुई, 3 पावर ज्यादा हुई। 3 पावर ज्यादा का मतलब 1000 गुना। इसका मतलब क्या है कि जो 1 मेगा था जो कि 10 की पावर 6 था, इसको 1000 से और गुना करो। 1000 से जब आपने गुना किया तो कितना हुआ 10 की पावर 3, है ना। तो ये आ गया 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, इसको बोलते हैं 1 गीगा। तो इसका मतलब 1 मेगाबाइट से 1 MB से 1 GB कितने गुना होगा, 1000 गुना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 MB से 1 GB कितना होगा, 1000 गुना ज्यादा होगा। ऐसे टेरा किसको बोलेंगे हम, 10 की पावर 12 को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम 3 डेफिनेशंस हैं बड़ी स्मॉल सी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशंस हमारी उनको हम कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम सिर्फ 2 डेफिनेशंस ही हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमें जैसे एक डेफिनेशन और है पार्सेट, और इनमें रिलेशंस भी डिराइव करके दिखाने हैं, तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए आज हम यहीं तक ही कर लेते हैं। तो देखिए 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ये आपने शायद अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हो। लाइट ईयर यानी कि जितने डिस्टेंस लाइट 1 साल में कवर करती है। तो सपोज कीजिए सनलाइट या एक बल्ब को हम ऑन करेंगे तो वहां से लाइट निकलनी स्टार्ट होगी। अब लाइट जो एनर्जी है ना खत्म नहीं होती, हम कहते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाती है, ठीक है। तो अब जब स्टार्ट किया आपने बल्ब ऑन किया है, उसके बाद वो लाइट आगे बढ़ती जा रही है, आगे चलती जा रही है। तो 1 साल टाइम में उसने जो डिस्टेंस कवर कर ली होगी उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां एयर भी नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में लाइट ने जो डिस्टेंस कवर की है और वो इतनी होती है। आपको कैसे, तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स कि भाई ये है डिस्टेंस, ध्यान रहे क्या है डिस्टेंस। और आपको पता है डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है भाई, डिस्टेंस होते हैं स्टूडेंट्स स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हम किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लाइट की, कितने टाइम में जो कवर किया वो निकाल रहे हैं 1 साल में। तो स्पीड हमने किसके लिए, लाइट की, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ये लाइट की स्पीड है। टाइम जो है स्टूडेंट्स 1 साल है। अब 1 साल, क्योंकि भाई ईयर्स जो है वो हमारी SI यूनिट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 साल में कितनी सेकंड है, अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल में स्टूडेंट्स 365 तो डेज होते हैं, और एक दिन में अगर हम आवर्स की बात करें तो 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, घंटे। और जो एक दिन में 24 घंटे हुए, और 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं,
60 मिनट्स होती है, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो स्टूडेंट्स जो एक लाइट ईयर है वो क्या है? जो लाइट ने 1 साल में डिस्टेंस कवर की है वो। ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो लाइट की स्पीड तो है 3 × 10⁸, ये तो होगी लाइट की स्पीड। और हम कितने टाइम की बात कर रहे हैं? कितने टाइम में लाइट ने डिस्टेंस कवर की है? ये 1 साल में। तो 1 साल को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो हम कहेंगे इतने दिन होते हैं जी, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे में 60 मिनट होती है, और हर मिनट में 60 सेकंड होती है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 1 लाइट ईयर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करने के बाद 9.46 × 10⁻15 मीटर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था लाइट ईयर। अब अगली है हमारी जो टर्म एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये मान लिया जाए सन है, और आपको पता होगा या शायद नहीं भी पता होगा कि अर्थ जो है सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करती। सर्कुलर पाथ में वर्ताकार जो पथ है उस पे नहीं घूमती, ऐसे नहीं घूमती। तो कैसे घूमती है स्टूडेंट्स? इलिप्टिकल पाथ। अब यूं मान ले कि कुछ ऐसे होती है, और ऐसे में क्या होती है? मान लो ये अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ की किसी टाइम तो डिस्टेंस सन से ज्यादा भी होती है, और किसी टाइम डिस्टेंस कम भी होती है, और किसी टाइम डिस्टेंस और भी कम होती है। तो फिर हम अर्थ की सन से क्या डिस्टेंस ले? क्योंकि हमेशा तो इतनी भी नहीं रहती, और हमेशा इतनी भी नहीं रहती, और हमेशा इतनी भी नहीं रहती। तो फिर हम सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी माने? तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम एवरेज ले लेते हैं, मीन डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज। तो इस मीन डिस्टेंस को, इस एवरेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस, जो एवरेज दूरी है सन और अर्थ के बीच की, तो इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। जो धरती है हमारी, उसकी मीन डिस्टेंस कहां से? सन से। और वो कितनी है स्टूडेंट्स? 1.496 × 10⁻11। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम इनके जो इनमें रिलेशन होता है, अगली एक डेफिनेशन पार्सेक होती है, और फिर इस चैप्टर में जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप इसको करते रहिए, बार बार वीडियो देखिए, और आप इन डेफिनेशंस को अपने नोटबुक में कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये जो वीडियोस हैं लगातार मिलते रहें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।